आतून सीरीज़ किस्त नंबर 101 बाय उर्दू क्लासिक। बाशु शाम को वापस आया तो बहुत परेशान था। इसकी बीवी भी घबराई हुई थी। आतून के पूछने पर इसने बताया कि रोहिणी को शेर उठाकर ले गया है। इस किस्म के अफसोसनाक हादसे उस ज़माने में ऐसे शहरों में अक्सर होते रहते थे जो जंगल के किनारों पर आबाद थे। उस ज़माने में बंदूक वगैरह तो थी नहीं। शिकारी लोग तीर कमान या नेज़े भाले ही से कभी कभी शेर का शिकार कर लेते थे। बेशतर हालात में ऐसा होता था कि कोई शेर जख्मी होकर भागकर शिकार करने के काबिल न रहता। ये माजूरी इसे आदमखोर बना देती और वो तेज़ रफ्तार हिरनों का पीछा करने के बजाय जंगल में काम करते या बैलगाड़ी में गुजरते इंसानों पर घात लगाकर हमला करता और दबोच कर ले जाता। लेकिन जब भाशु ने आतून को बताया कि रोहिणी की लाश भी नहीं मिली और इसने खुद भी शेर को रोहिणी पर हमला करते नहीं देखा तो आतून का माथा ठनका। इसे तफसील पूछी तो भाशु ने कहा, रोहिणी रोज़ की तरह हवेली के उन दलानों में सफाई का काम कर रही थी जो जंगल की तरह बने हुए हैं। काफ़ी देर तक जब रोहिणी वापस न आई तो मैं इसकी तलाश में दलानों में गया। वहाँ ठाकर विक्रम के नौकर ने मुझे बताया कि रोहिणी को शेर उठा कर ले गया है। हम दौड़े दौड़े जंगल में गए। वहाँ एक जगह झाड़ी में रोहिणी की फटी हुई चुनरी पड़ी थी। फिर ठाकुर विक्रम भी वहाँ आ गए और रोहिणी की मौत का अफसोस करने लगे। भाशु ने आ भरकर कहा, अब क्या हो सकता है जी, भगवान की ये मर्जी थी। शेर कोई आदमखोर था। रोहिणी बेचारी की तो हड्डियाँ भी नहीं बची होंगी। आतून कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारा शहर छोड़कर आज जाने वाला था मगर अब रुक गया हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि रोहिणी को कोई आदमखोर शेर उठाकर नहीं ले गया। भाशु इसकी शूदर बीवी आतून का मुंह तकने लगी, लेकिन मेरे बच्चे ठाकुर विक्रम ने मुझे खुद कहा है कि रोहिणी को आदमखोर शेर उठाकर ले गया है। आतून बोला, मैं इसी मुहम्मे को हल करना चाहता हूँ। तुम मुझे ठाकुर विक्रम की हवेली का रास्ता बता दो। मैं इस राज पर से पर्दा उठाकर रहूँगा। मेरा दिल कहता है कि रोहिणी जिंदा है। भाशु और इसकी बीवी अभी तक ठाकुर विक्रम की बात पर यकीन किए हुए थे, फिर भी भाशु ने आतून को ठाकुर विक्रम की हवेली का पता बता दिया। आतून ने कहा, एक बात का ख्याल रहे, अगर तुम मुझे ठाकुर विक्रम की हवेली में देखो और तुम्हारा मेरा आमना सामना हो जाए तो अजनबी बन जाना और मुझे मत पहचानना, ये बहुत ज़रूरी है। भाशु ने वादा किया कि वो ठाकुर विक्रम की हवेली में आतून के सामने अजनबी बन जाएगा। यूँ आतून शाम होते ही भाशु के मकान से निकलकर विशाली शहर के बाज़ारों में आ गया। दुकानें खुली थी, चिराग रोशन हो गए थे। आतून जड़ी बूटियाँ बेचने वाले एक दुकानदार के पास गया और खुली बोरियों में रखी जंगलों की मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ देखने लगा। फिर इसने 3 खास किस्म की बूटियाँ खरीदी और ठाकुर विक्रम की हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली का फाटक बंद था, बाहर दरबान पहरे पर था। आतून ने दरबार के पास जाकर कहा, ठाकुर साहिब को खबर करो कि मुल्क मिस्र से एक काहिन आया है और उनसे मिलना चाहता है। पहले तो दरबार ने लातूलाल से काम लिया, मगर जब आतून ने कहा कि वो ठाकुर विक्रम से इसकी शिकायत करेगा तो वो राज़ी हो गया। इसने ठाकुर को जाकर इत्तला दी। ठाकुर विक्रम उस वक्त दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा था। इसने आतून को बुलवा लिया। आतून की आंखों की चमक देखकर ठाकुर विक्रम किसी हद तक मुतासिर हुआ। इसने आतून को खाने की दावत दी। आतून खामोशी से दस्तरखान पर बैठ गया। खाने पर आतून ने कोई बात न की। ठाकुर विक्रम ने इससे विशाली शहर आने का इंदिया पूछा तो आतून ने कहा, कदीम दरवेशों और रशियों ने कहा है कि खाने पर बातें नहीं किया करते। इस किस्म की बातों से आतून का मतलब अपने लिए राह हमवार करना और ठाकुर विक्रम पर अपना पेशगी असर डालना था। जब नौकर दस्तरखान समेट कर ले गए और एक स्याह चश्म हिंदी बांदी ने इलायचियाँ और पान पेश किए तो ठाकुर विक्रम ने आतून से सवाल किया कि वो किससे मुलाकात करना चाहता था। आतून ने इशारे से कहा कि लोंडी को रुखसत किया जाए। ठाकुर विक्रम ने लोंडी को चले जाने का इशारा किया। लोंडी अदब से सर झुकाकर चली गई। अब आतून ने अपनी जेब से बूटियों वाली थैली निकाली और इसे अपने हाथ में थामकर कहा, ठाकुर विक्रम, मैंने तुम्हारी सखावत और इंसान दोस्ती की वो तारीफ सुनी है। मैंने सुना है कि तुम्हारे दर से कोई हाजतमंद कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक ऐसा तोहफा अता करूँ जिससे तुम्हारे ख़जाने का संदूक ज़रो जवाहिर से सदा भरा रहे और तुम हमेशा खुले दिल से गरीबों की मदद करते रहो। ठाकुर विक्रम अपनी तारीफ सुनकर बेहद खुश हुआ। अपने भरे भरे गुलमुछों पर हाथ फेर कर बोला, मैं तुम्हारी ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ नौजवान, मगर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो और मुझे क्या तोहफा देना चाहते हो? आतून बोला, मेरा नाम आतून है। मैं मुल्क मिस्र से आया हूँ। खिदमत खल्क मेरा पेशा है। मेरा ताल्लुक मिस्र के कदीम तरीन तबीबों और कीमियागरों के ख़ानदान से है। मेरे पास सोना बनाने का एक सदरी नुस्खा है। इस नुस्खे की मदद से मैं लोहे को सोने में बदल सकता हूँ और यही तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अगरचे ठाकुर विक्रम एक अच्छा खासा जिम्मेदार था, मगर अमीर आदमी को दौलत की हवस गरीब आदमी के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही होती है। और फिर आतून ने ठाकुर के चेहरे से भांप लिया कि ये एक जराइम पेशा, हवसकार,
लालची आदमी है। इसका तीर ठीक निशाने पर बैठा। ठाकुर विक्रम ने जब ये सुना कि आतून लोहे को सोने में बदल सकता है तो इसकी खूब आवभगत शुरू कर दी। आतून बोला, मेरे पास कुछ दूसरे अनमोल और पुरस्कार नुस्खे भी हैं, मगर इस वक्त तुम्हारे सिर्फ कीमियागरी का नुस्खा ही लाया हूँ। मुझे इस जगह ले चलो जहाँ भट्टी में आग जल रही हो। ठाकुर विक्रम फौरन आतून को लेकर हवेली के पीछे बावर्ची खाने में आ गया। यह नौकर एक भट्टी में आग रोशन किए कढ़ाई में दुम्बे का गोश्त भून रहा था। आतून की मबर तमाम नौकरों को बावर्ची खाने से निकाल दिया गया। जब आतून और ठाकुर विक्रम वहाँ अकेले रह गए तो आतून ने एक कढ़ाई में दूध डालकर आग पर रख दिया। जब दूध पकने लगा तो आतून ने इस दौरान थैली में से तीनों बूटे निकालकर इन्हें सिलबट्टे पर अच्छी तरह कूटा और इसे छानकर पकते हुए दूध में फेंक दिया। दूध का रंग एकदम स्याह पड़कर दलदल की तरह भदभदा होने लगा। तब आतून ने ठाकुर विक्रम से कहा, कोई लोहे की शै लाओ, जल्दी करो। ठाकुर ने कोने में रखा हुआ लोहे का हवन दस्ता उठाकर दिया और कहा, इस वक्त यही एक शै लोहे की है। आतून समझ गया कि ठाकुर विक्रम लालच के मारे इसे भारी शै दे रहा है। इसने कोई ख्याल न किया और हवन दस्ते को कढ़ाई में डाल दिया। हवन दस्ता स्याह महलूल में डूब गया। आतून मुंह में यूं ही एक फर्जी श्लोक पढ़ने लगा, इसलिए कि वो वैद्यों और शास्त्रों के सभी श्लोक जानता था। इसने श्लोक पढ़कर कढ़ाई पर 3 बार फूंक मारी और फिर कपड़े की मदद से कढ़ाई आग से उठाकर पानी की बाल्टी में उलट दी। शीशा की तेज आवाज के साथ बाल्टी में से स्याह रंग की भाप ऊपर उड़ी। जब पानी गिरा हुआ महलूल ठंडा हो गया तो आतून ने ठाकुर से कहा, ठाकुर महाराज, बाल्टी में हाथ डालकर हवन दस्ता बाहर निकालिए, वो सोने का बन चुका है। ठाकुर ने बेताबी से हवन दस्ते को बाहर निकाला तो वो सोने की तरह चमक रहा था। ये सारा कमाल उन जड़ी बूटियों का था जिनके इम्तजाज की किसी को कोई खबर नहीं थी। आतून ने ठाकुर विक्रम को अभी तक इन जड़ी बूटियों के मुतालिक कुछ नहीं बताया था। ठाकुर विक्रम तो सोने के हवन दस्ते को फटी फटी आंखों से देख रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना भारी लोहे का हवन दस्ता देखते देखते सोने का बन गया था। आतून ने कहा, ठाकुर, अब तुम ऐसा करो कि बाजार अगर खुले हों तो किसी सर्राफ को बुलाकर इसकी तस्दीक कराओ। ये बहुत ज़रूरी है ताकि तुम्हें पूरा यकीन हो जाए। ठाकुर विक्रम खुद भी यही चाहता था। इसे सोने के हवन दस्ते को कपड़े में लपेटा और आतून को लेकर अपने ख्वाबगाह में आ गया। फिर इसने अपने ख़ास मुलाजिम को बुलाकर कहा कि सर्राफ जुकेश को लेकर आओ। नौकर चला गया। ठाकुर विक्रम ने आतून के हाथ चूमकर आंखों से लगाया और बोला, महाराज, आप बड़े गनी और करने वाले कीमियागर हैं। आप ये नुस्खा मुझे तोहफे में देकर मेरी नस्लों पर बड़ा एहसान करेंगे। आतून ने कहा, पहले सर्राफ से इस सोने के खाली सोने की तस्दीक कर दे, इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। सर्राफ ठाकुर विक्रम का नमकखार था। पैगाम मिलते ही भागम भाग वहां पहुंच गया, ताज़ीम बजा लाया और हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। विक्रम ने कपड़ा हटाकर हवन दस्ता इसकी तरफ बढ़ाकर कहा, ये साहिब मुल्क ईरान से आए हैं और मेरे पास ये सोने का हवन दस्ता फरोख्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि बादशाह दारा के शाही महल के मतबख का है। तुम देखकर ये बताओ कि क्या ये खाली सोने का है, इसमें कोई खोट तो नहीं। जो हुक्म महाराज। ये कहकर सर्राफ जुकेश ने थैले में से स्याह रंग की एक बड़ी कसौटी निकाली। इसे सोने के हवन दस्ते पर कई पहलू से रगड़ रगड़ कर गौर से देखा। फिर ठाकुर विक्रम से कहा, महाराज, ये खालिस्तरीन सोना है। इसमें एक रत्ती के 1000वें हिस्से के बराबर भी खोट नहीं है। ठाकुर विक्रम ने कहा, क्या तुम दावे से कह सकते हो? जुकेश हाथ बांध कर बोला, महाराज, बाप दादू के वक्त से सोने को परखते जा रहे हैं। खोट तो हम सोने को एक नज़र देखने ही बता देते हैं। ये खाली सोना है महाराज। आप किसी दूसरे सर्राफ को बेशक दिखा दें। अगर फिर भी आपको मेरी बात का एतबार नहीं तो मैं ये सोने का हवन दस्ता 10 लाख सोने के सिक्कों के एवज खरीदने को तैयार हूँ। ठाकुर विक्रम का चेहरा खुशी से खिल गया। सर्राफ के शाने को आहिस्ता से थपथपाकर बोला, युकेश, हमें तुम पर भरोसा है। हम तो मजाक से तुम्हें ऐसा कह रहे थे, अब तुम जा सकते हो। अगर इस हवन दस्ते को बेचने की जरूरत पड़ी तो यकीन करो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। सर्राफ प्रणाम करता हुआ चला गया। इसके जाते ठाकुर विक्रम ने आतून के हाथों को एक बार फिर मकाराना अकीदत से चूमकर आंखों से लगाया और कहा, ज्ञानी कीमियागर आतून, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिए तोहफा लाए हो और वो तोहफा यही नुस्खा है। आतून ने कहा, हमें अपना वादा याद है। हम सोना बनाने का ये नुस्खा ज़रूर तुम्हें देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त भी है और वो शर्त यह है कि इस नुस्खे की मदद से बनाए हुए सोने का तीसरा हिस्सा अपने पास रखकर बाकी का सारा गरीबों मुहताजों में बांट दिया करोगे और हर महीने तुम सेर भर वजन का सोना बनाया करोगे। ठाकुर विक्रम ने फौरन हामी भर ली, वैसा ही करेगा। अब मुझे नुस्खा बता दीजिए आतून महाराज। आतून ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे पास तुम्हारी हवेली में ठहरा हुआ हूँ तुम्हें कीमिया के नुस्खे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद तुम्हें सोना बनाकर दूंगा। हाँ, जिस रोज़ यहाँ से जाने लगूंगा नुस्खा यकीनन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है।
ठाकुर विक्रम ने मजीद इसरार मुनासिब न समझा कि कहीं ये कीमियागर नाराज ना हो जाए, इसलिए दूसरे रोज सोने का हम दस्ता सरावजी केश के हाथ फरोख्त करके सोने के 10 लाख सिक्के हासिल कर लिए। ये बहुत बड़ी रकम थी। इसका तीसरा हिस्सा ठाकुर विक्रम ने अपने पास रख लिया और बाकी गरीबों में बांट दिया। इस खिरात में से बाशु शूदर को भी सोने के 4 सिक्के मिले जो हवेली में मौजूद था, मगर हदायत के मुताबिक इसने बिल्कुल जाहिर न किया कि वो आतून को पहले से जानता है। ठाकुर विक्रम ने 2-1 बार दबी जुबान में आतून से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सोने के मजीद सिक्के गरीबों में तकसीम करना चाहता है। उसका मतलब यह था कि मजीद सोना बनाया जाए, मगर आतून ने कहकर टाल दिया कि कीमियागरी का एक ज़ाबिता अखलाक होता है, अगर इस पर अमल न किया जाए तो जड़ी बूटी को असर ज़ाइल हो जाता है। ठाकुर विक्रम मजबूरन चुप रहा, मगर इसके दिल में लालच का समंदर मौजूद था। बेपनाह खजाने की चाबी इसके पहलू में थी, मगर इसे हाथ लगाने की इजाज़त ना थी। वो ज़्यादा इसरार इस ख्याल से भी ना करता था कि कहीं आतून नाराज़ ना होकर चला जाए। दूसरी तरफ आतून इस टो में था कि किसी तरीके से गुमशुदा रोहनी का सुराग लगाया जाए, लेकिन बज़ाहिर आतून को कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे थे कि जो रोहनी की गुमशुदगी के राज से पर्दा उठा सकते। वो इसी उधेड़बन में था कि एक रात इसे रोहनी का सुराग मिल गया। आतून को जो कमरा रहने के लिए दिया गया था, इसके बराबर में ठाकुर विक्रम की ख्वाबगाह थी। एक रात आतून को ठाकुर विक्रम की ख्वाबगाह से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। इनमें से एक आवाज़ ठाकुर की थी। आतून ने बाहर आकर ख्वाबगाह के बंद दरवाजे पर कान लगा दिए। ख्वाबगाह में कोई अजनबी कह रहा था, ठाकुर इस बार तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि अगले फेरे पर आओ तो इससे ज़्यादा माल पैदा करके दो। ठाकुर बोला, माल तो पहले से बढ़िया और ज़्यादा पैदा कर दूंगा, मगर दाम अब ज़्यादा होंगे, इसलिए कि हमें बड़ी तवज्जो करना पड़ती है। अजनबी मर्द की आवाज़ आई, अगर माल अच्छा होगा तो मुँह मांगे दाम दूंगा ठाकुर, इसकी तुम फिक्र ना करो, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे हाथ से सिर्फ मुझे एक ही नग मिले। ठाकुर विक्रम के हंसने की आवाज़ बुलंद हुई, अरे थारूकस, ये भी तो देखो ना नग कैसा है, भगवान झूठ ना बुलवाए, तो रोनी जैसी सीनियर और सिडोर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। आतून एकदम चौंक पड़ा, इसने अपना सांस रोक लिया। अजनबी थारूकस को यूनानी था। वो बोला, इसमें कोई शक नहीं, इस बार तुमने जो सामने लड़के हमारे पास रोक की है वो बेहद दिलकश और हसीन थी, मगर इसके दाम भी हमने तुमसे ज़्यादा दिए हैं। ठाकुर विक्रम ने पूछा, थारूकस ये बताओ कि तुम वापस कब जा रहे हो? थारूकस की आवाज़ आई, मैंने रोनी के अलावा विशाली और पार्टी पत्थर से 4 गुलाम खरीदे थे, इनको परसों में ये काफिले के साथ रवाना कर चुका हूँ। मैं खुद परसों वापस चला जाऊँगा। दूसरा काफिला जो बुखारा से होता हुआ बगदाद जा रहा है, परसों रवाना होगा। अच्छा मैं जाता हूँ, परसों तुमसे मिलने आऊँगा। आतून जल्दी से अपने कमरे में आ गया। वो बंद दरवाजे के दरवाजे से बाहर दालान में देखने लगा। दालान के ताक में चिराग रोशन था। ठाकुर विक्रम थारूकस के साथ ख्वाबगाह से बाहर निकला। आतून ने देखा थारूकस एक उदीन उम्र का गोरा चिट्टा यूनानी था, जिसके सर के पीछे काले और सफेद बालों की झालर से लटक रही थी। इसने यूनानी लिबास पहन रखा था। ठाकुर विक्रम इसे हवेली के दरवाजे तक छोड़ने डीडी की तरफ चला गया। रोनी का मुअम्मा हल हो गया था, मगर अफसोस के वो मुर्दा फरोशों के हत्या चढ़ चुकी थी और इस वक्त काफिले के साथ मुल्क रूम की तरफ रवादवा थी। ज़ाहिर से थारूकस का कोई साथी अपनी तहवील में रखे लिए जा रहा था। आतून ने दिल में एक फैसला किया और बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन आतून ने अपने मंसूबे के मुताबिक ठाकुर विक्रम से कहा, ठाकुर सोचता हूँ कि अब यहाँ से कूच करूँ। इस बार इरादा मुल्क रूम की सैर का है, मगर वहाँ मेरा जानने वाला कोई नहीं। क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा दोस्त है जिसके यहाँ मैं चंद रोज़ क्याम कर सकूँ? ठाकुर विक्रम को कीमियागरी के नुस्खे का लाज था। फौरन बोला, महाराज आपको परेशानी की क्या ज़रूरत है? इत्तेफाक से मेरा एक यूनानी दोस्त विशाली आया हुआ है, परसों काफिले के साथ मुल्क रूम की तरफ रवाना हो रहा है। मैं आपका तारुफ इससे करा दूंगा। वो मेरा बहुत गहरा दोस्त है। आप जितनी देर चाहें रूम में इसके मकान पर ठहर सकते हैं, मगर महाराज भगवान के लिए इसे सोना बनाने का नुस्खा न बताइएगा। आतून ने हंसकर कहा, ठाकुर विक्रम, ये नुस्खा सिर्फ तुम्हारी किस्मत में लिखा था, ये किसी दूसरे शख्स को नहीं बताया जा सकता। हाँ तो तुम मुझे कब इससे मिलवाओगे? ठाकुर विक्रम बोला, आज शाम इसे यहाँ बुलवा लेता हूँ। शाम के विक्रम ठाकुर ने थारूकस को दोबारा हवेली बुलवा ली है। इससे पहले ही थारूकस को बता दिया था कि आतून इसका पुराना दोस्त है और इसके यहाँ रूम में कुछ दिन ठहरेगा। थारूकस ने आतून से बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और सीने पर हाथ रखकर यूनानी की तरफ बोला, आतून रूम में मेरे घर के दरवाजे तुम पर खुले हैं, तुम मेरे साथ ही रूम चलोगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। इस काम से फारिग होकर आतून रात के अंधेरे में शुदा लड़की रोनी के ताया के यहाँ पहुंचा और कहा, रोनी का सुराग मिल गया है, मगर वो यहाँ नहीं बल्कि किसी दूसरे देश पहुंचा दी गई है। बहरहाल मैं इसकी तलाश में यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे पीछे तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना और मेरे बारे में भूल कर भी किसी से जिक्र न करना कि मैं रोनी की खोज में निकला हुआ हूँ। रोनी के ताया ने कानों को हाथ लगाकर कसम खाई कि वो किसी से जिक्र नहीं करेगा।
आतून ने जानबूझकर भाशु को यह न बताया कि ठाकुर विक्रम ने रोहिणी को लोंडी बनाकर फरोख्त कर दिया है। आतून ने इसकी जरूरत महसूस न की। अब जबकि आतून का रुखसत होने का एक दिन बाकी रह गया था तो ठाकुर विक्रम के दिल में कुदरती तौर पर खुदबूद होने लगी। वो सोना बनाने का नुस्खा हासिल करने को बेताब था। आतून ने कहा, हमारा काफिला कल शाम तक मुल्क की तरफ रवाना होने वाला है। मैं कल जाने से पहले तुम्हें नुस्खा बताकर जाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, ये कीमती नुस्खा मेरे पास तुम्हारी अमानत है। विक्रम ठाकुर। आतून ने अल्फाज कुछ ऐसे बावकार लहजे में कहे कि ठाकुर विक्रम चुपचाप होकर रह गया। अंदर से वो सख्त बेचैन था। वो आतून के आगे पीछे फिर रहा था और इसे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने दे रहा था। रात गुजरी, दूसरा दिन तुलू हुआ, दोपहर हुई, तीसरा पहर आ गया। ठाकुर विक्रम की बेताबी देखने वाली थी। जब शाम होने में चंद सातें ही रह गई तो आतून ने मुस्कुराकर ठाकुर विक्रम को देखा और बोला, चलो ठाकुर, तुम्हें नुस्खा बताई देता हूँ, मगर आखिरी बार तुम्हारे सामने एक बार फिर सोना बनाना चाहता हूँ। बावर्ची खाने में आओ। ठाकुर विक्रम खुशी खुशी बावर्ची खाने में आ गया। नौकरों को इसने वहाँ से रुखसत कर दिया। आतून ने इसे कहा कि एक बड़ा कड़ाव दूध का उबालो ताकि मैं बहुत ज़्यादा सोना बनाकर तुम्हें दे जाऊँ और उसके बाद फिर तुम बनाते रहना। ठाकुर विक्रम ने फ़ौरन बड़ा कड़ाव दूध का मंगवाया और उबलने के रख दिया। जब दूध अच्छी तरह उबल गया तो आतून ने झूठ मूठ अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे वो उसमें कुछ डाल रहा है। फिर इसने ठाकुर विक्रम से कहा, वो करीब आए और देखे कि मैं इसमें क्या और कितना डालता हूँ। जैसे ही ठाकुर विक्रम करीब आया, आतून ने ठाकुर को उठाया, उसका मुंह बंद किया और उसे उबलते हुए कड़ाव में डाल दिया। आतून के हाथ पर गर्म दूध का असर नहीं होना था। आतून ने उस वक्त तक उसके मुंह से हाथ नहीं हटाया जब तक आतून का जिस्म का निचला हिस्सा जल भुनकर कबाब ना हो गया। उसके बाद आतून ने इसकी गर्दन भी दूध में डुबो दी। इस काम से फारिग होने के बाद आतून बाहर निकला और नौकरों को हदायत की कि वो ठाकुर के पास ना जाए क्योंकि ठाकुर अभी मसरूफ है। उसके बाद आतून ने अपने वहाँ से सामान उठाया और चुपचाप हवेली से बाहर निकल गया। काफिला कूच की तैयारी के आखिरी मराहिल में था। आतून की सवारी भी तैयार थी। 2 दिन काफिला चिटिल मैदानों से गुजरता रहा। फिर वो एक जंगल में दाखिल हुआ। जंगल के हरे भरे दरख्तों और घनी खूबसूरत झाड़ियों की तरफ से मरतूब हवा आ रही थी। काफिले ने वहाँ पड़ाव किया और आतून पैदल टहलता हुआ एक पगडंडी पर आ गया जो जंगल की तरफ अंदर चली गई थी। यहाँ जंगली फूलों के झाड़ थे। जर्द और गुलाबी रंग के फूल बड़े खूबसूरत थे और उनमें से भीनी भीनी महक उठ रही थी। आतून एक फूल को झुककर सूंघ रहा था कि से फिर वही परों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गैबी परिंदा इसके सर से ऊपर से होकर जंगल की तरफ गया हो। आवाज़ आतून को बड़ी साफ सुनाई दी थी, मगर दिन की रोशनी में भी इसे कोई परिंदा दिखाई न दिया। इसे उलझन सी होने लगी कि आखिर ये क्या मौमा है। पगडंडी पर टहलते हुए वो जंगल में दूर निकल गया। अचानक इसे अपने अक्ल में गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। आतून ने पलटकर देखा। एक जरधारीदार कबील जुस्सा शेर अपने अगले पंजे जमीन में गाड़े झाड़ियों में से इसकी तरफ गजबनाक निगाहों से देख रहा था। आतून को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि शेर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो शेर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। शेर ने हल्की सी गुर्राहट भरी और आतून पर हमला करने ही वाला था कि एक इंसानी गोला दरख्त के पीछे से निकलकर शेर पर हमलावर हुआ। ये एक औरत थी जिसने नेज़ा शेर की गर्दन में परो दिया था। शेर एक कर्बनाक आवाज़ में धाड़ा और जंगल की तरफ भाग गया। औरत ने आतून की तरफ देखकर कहा, तुम्हें अकेले जंगल में नहीं आना चाहिए था। आतून ने कहा, अगर तुम अकेली जंगल में आ सकती हो तो मेरे आने में क्या कबाहत है। औरत बोली, मेरे पास नेज़ा था, तुम निहत्ते हो। आतून ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की। औरत आतून के करीब आ गई। आतून को लुबान की तेज़ खुशबू महसूस हुई। शायद ये खुशबू इस औरत के जिस्म से आ रही थी। औरत ने कहा, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। तुम्हारी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। आतून ने से बताया कि वो जड़ी बूटियों का सौदागर है और विशाले से मुल्क रूम की तरफ बगर्ज़ तजारत से जा रहा है। तुम उस काफिले के साथ हो जो आज यहाँ उतरा है। औरत ने अपनी लंबी पलकों वाली आंखें झपकाते हुए पूछा। आतून ने कहा, हाँ, मगर तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। औरत बोली, मेरा नाम मरगनी है। उस जंगल के पार एक गाँव है, मैं वहाँ रहती हूँ। मेरे माता पिता मर गए हैं। गाँव में अब सिर्फ मेरे उस बाप के दुश्मन ही रह गए थे। वो मेरी इज्जत के दर पे थे। मैं वहाँ से भाग कर आ गई हूँ इस ख्याल से कि कारवां सराय में कोई काफिला आकर रुकेगा तो उसमें शामिल होकर किसी दूसरे मुल्क में जाकर इज्जत व आबरू की जिंदगी बसर करूंगी। आतून ने अपने दिल में मरगनी के लिए गहरी हमदर्दी महसूस की। वैसे भी वो इसका एहसानमंद था। आखिर इसने आतून की जान बचाने के लिए शेर पर हमला कर दिया था, जो यकीनन बड़ी जुर्रत का काम था। इसमें मरगनी को अपनी जान भी जा सकती थी। आतून ने कहा, यह बड़ी अच्छी बात है। मैं मुल्क रूम को जा रहा हूँ।
अगर तुम पसंद करो तो मेरे साथ सफ़र कर सकती हो, और अगर तुम चाहो तो मुल्क के रूम में ही अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। मरगनी ने बड़ी बेबाकी से अतुन का हाथ अपने नरम और नाजुक हाथों में लिया और बोली, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। मैं सिर्फ यही इल्तिजा करूँगी कि मुझे हिफाजत से मुल्क के रूम पहुँचा दो। वो एक दूर दराज मुल्क है, मैं वहाँ अपने दुश्मनों से महफूज रहकर नई ज़िंदगी शुरू कर सकूँगी। अतुन ने आहिस्ता से अपना हाथ मरगनी के हाथों से खींचा और कहा, इसमें इल्तिजा करने की कौन सी बात है? मैं तो मुल्क के रूम जा ही रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चली चलो। इसके अलावा तुम्हारी मदद करना अब मेरा अखलाकी फ़र्ज भी है। अतुन मरगनी को साथ देकर कारवां सराय में आ गया। इसने थारुकस से बुलाया। बूढ़ा फरोश थारुकस ने हसीन जमील मरगनी को देखा तो इसकी नीयत में फतूर आ गया। सोचने लगा, ये हसीन लड़की रूम में बड़े अच्छे दामों बिक सकती है। इसे दिल में फैसला कर लिया कि रूम पहुँचने के बाद वो इसे अगवा करके किसी दूसरे बूढ़ा फरोश के हाथ फरोख्त करके खूब दौलत कमाएगा। अतुन ने काफिला सलार के पास जाकर मरगनी के सफ़र के अखराजात अदा किए और मरगनी को उस ऊँट पर सवार करा दिया जो अतुन के ऊँट के आगे आगे चल रहा था और जिसमें एक डेढ़ उम्र औरत भी सवार थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अतुन की ये तारीख़ी दास्तान अभी जारी है।